सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से अपने एचएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग आपका जो WBHS सेमेस्टर 3 है उसका जो हिस्ट्री है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एचएस सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री का। तो एचएस सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री का आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये आपका सेकंड यूनिट का चैप्टर है। इसका मैं आपको कुछ खुद का कलरफुल नोट्स लेकर आया हूँ ताकि इससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आता है उन्हें। विजयनगर एम्पायर बेसिकली जो है एक मेडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक है। ठीक है, तो विजयनगर को हम लोग सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आता है। ठीक है, और आपका हिस्ट्री का चूँकि चैप्टर है और हिस्ट्री में जो है काउंसिल कहीं से भी जब सिलेबस में ये चीज़ दे दी है तो इस पर बेस्ड कहीं से भी MCQ वो दे सकती है। तो इसलिए ये जो विजयनगर एम्पायर का चैप्टर हो गया या फिर बहमानी किंगडम का चैप्टर हो गया, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि एकदम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका छूटे ना। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली सिर्फ विजयनगर एम्पायर को देखने वाले हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताना, और अगर आप बहमानी किंगडम पर भी चाहते हो तो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं। आज का इस सेशन में बेसिकली मैं आपको ये एम्पायर पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगा। इससे रिलेटेड मेन जो नोट्स हैं, मेन क्वेश्चन है वो आपको दिखाऊँगा और एंड में हम लोग कुछ सवाल को लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो बगैर देरी के शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। 1 सेकेंड, चलिए यहाँ पर पूरा अच्छा से मैं आपके लिए लाया हूँ ये नोट्स बनाकर ताकि आप अच्छे से समझ सको, एक जो है एक हैंड रिटेन नोट्स की तरह। चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हमें समझना है इसके ऑरिजिन और फाउंडेशन को लेकर। बात करें विजयनगर एम्पायर की तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1336 में। ठीक है, ये इस AD में जो है वो जाकर इस्टेब्लिश होता है। किसके द्वारा? यहाँ पर देखिए येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, हरिहरा वन एंड बुक्काराया वन। ठीक है, इनके द्वारा। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों ब्रदर्स थे। ठीक है, ये दोनों ब्रदर्स थे और वो यहीं पर लिखा है कि फाउंडेड बाय 2 ब्रदर्स हरिहरा वन एंड बुक्काराया वन। तो आपको इनका नाम अच्छे से याद रखना है, साथ ही ये डेट को अच्छे से याद रखना है। जो 1336 आपका मेंशन किया हुआ है, इस डेट को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ पर इस्टेब्लिश किया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए मैंने फिर हाईलाइट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने या तो उसे हाईलाइट कर दिया या फिर उसे कलर चेंज करके लिख दिया। तो तंगाभद्रा रिवर के किनारे हम लोग मॉडल सेट जो हमने लगाया था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि ये तंगाभद्रा रिवर के किनारे इस्टेब्लिश किया गया था ये एम्पायर। ठीक है, किन के द्वारा? 2 ब्रदर्स हरिहरा वन एंड बुक्काराया वन के द्वारा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये लोग किसके फिडिट्री थे। ये लोग फिडिट्रीज थे काकाटियास के। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है फिडिट्री। फिडिट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा आप। काकाटिया बेसिकली अगर आप देखोगे इंडिया का मैप, यहाँ थोड़ा सा अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ इंडिया का मैप तो ध्यान से आप समझना। यह मान लो इंडिया का एक मैप है। ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ पर ये जो सदर्न रीजन है यहीं पर काकाटिया, यहीं पर काकाटिया का जो थे रूलर्स थे। काकाटिया एक डायनेस्टी का नाम है बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ पर इनके रूलर्स थे। ठीक है, और इन्हीं के अंडर में क्या था, इन्हीं के अंडर में आपका था विजयनगर एम्पायर। इन्हीं के अंडर में जब काकटिया के रूलर्स वीक हुए तभी जो हरिहरा वन एंड बुक्काराया वन है उन्होंने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट किया और अपने एक डायनेस्टी बनाया, एक एम्पायर बनाया जिसे हम लोग विजयनगर एम्पायर कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया हो फिडिट्री का मतलब। फिडिट्री का मतलब होता है कि किसी के सब ऑर्डिनेट होना, किसी के अंडर होना। तो किसके अंडर थे? काकटिया। काकटिया आपसे पूछे कौन है, तो सदन में एक डायनेस्टी थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे कि किसके ये फिडिट्रीज थे तो आपको बताना है काकाटियास के। ठीक है, इसमें से आपको इसे ये जो मैं नोट्स आपके लिए कलरफुल नोट्स लेके आया हूँ मैं इतना, और आगे भी मैंने आप देखो जैसे कि यहाँ पे 12 स्लाइड्स आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल 12 स्लाइड्स है आपके लिए मैं लाया हूँ। तो आपको इन 12 स्लाइड्स को क्या करना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए तो इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आपको इसे कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एक माइंड मैप की तरह ये आपको एग्जाम से पहले रिवीजन में मदद देगा। देखिए मैं किस तरीके से आपके लिए हाईलाइट करके लाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं फिडिट्री को। तो किसके फिडिट्री थे? काकटियास के। कौन था? विजयनगर एम्पायर। अब देखिए अंडर द स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑफ सेंट विदयरण्या दे इस्टेब्लिश द ग्रैंड एम्पायर टू प्रोटेक्ट साउथ इंडियन कल्चर। याद रखिएगा विजयनगर एम्पायर को लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर। ठीक है, और ये इन्होंने किनके गाइडेंस में खुद को स्टैब्लिश किया? जैसे कि आप देखोगे जो हिंदुस्तान में जो मौर्य डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट हुई, आपने पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैं बता दूं, मौर्य डायनेस्टी जिनका रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने किसके गाइडेंस में किया? उन्होंने किया कौटिल्य के गाइडेंस में। आप कौटिल्य का नाम सुने होंगे, आचार्य चाणक्य।
ठीक है। तो उनके गाइडेंस में, और इसी तरह से ये जो हरिहरा वन और बुक्का वन है, इन्होंने जो विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया वो किसके अंडर में किया, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया इन सेंट विदयरण्य। ये हम लोग इसे हम लोग ने मॉडल सेट में भी डिस्कस किया था, तो इसे याद रखना। ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे उस वक्त, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि कोई भी एम्पायर इस्टेब्लिश होता है उसका कोई ना कोई डायनेस्टी होता है। जैसे मौर्य डायनेस्टी जो इस्टेब्लिश हुई, मौर्य एम्पायर हुई, उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी। इसी तरह से विजयनगर एम्पायर का कैपिटल क्या था, ठीक है। हम लोगों ने बहमानी किंगडम पढ़ा है। बहमानी किंगडम का जो कैपिटल हम लोग देखते हैं गुलबर्गा था, बीजापुर था, ये सब हम लोग देखते हैं। तो उसी तरह से इसका जो कैपिटल था वो था हम्पी। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है हम्पी सर्व्ड एज इट्स मैग्निफिसेंट कैपिटल। मैग्निफिसेंट कैपिटल क्यों कहा जाता है, ये कल्चरली और ग्लोबली काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता था हम्पी, ठीक है। यहाँ तक कि इस हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी दर्जा हासिल है। याद रखिए मैंने क्या बोला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। मैं यहाँ आपके लिए लिख दे रहा हूँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इसका दर्जा हासिल है किसे, हम्पी को। तो हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसका जो है आप देखो तो दर्जा भी मिला हुआ है, ठीक है। ये किस लिए फेमस था, अपने वेल्थ और आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। बहुत सारे टेम्पल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि ये स्लाइड भी आपको समझ में आया। इसमें हमने बेसिकली, आप चलिए इसे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इसमें हमने बात की ऑरिजिन एंड फाउंडेशन के बारे में। हमने देखा विजयनगर की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1336 AD में, किसके द्वारा, हरिहरा वन एंड बुक्का के वन के द्वारा। और कहाँ पर, तुंगभद्रा रिवर के किनारे। और ये किसके फिडिट्री थे, ये फिडिट्री थे काकटियास के, ठीक है, काकटियास के। और किसके गाइडेंस में इन्होंने इस्टेब्लिश किया, सेंट विदयरण्य। और याद रखना इसका कैपिटल हम्पी। चलिए आई होप कि इतना आपको समझ में आया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके 4 रॉयल लीनेज को। अब याद रखिए कि ये जो एम्पायर थी, एम्पायर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एम्पायर बहुत बड़े एक्सटेंट तक फैला होता है और यहाँ पर डायनेस्टी तक डायनेस्टी रूल करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान में जो दिल्ली सल्तनत आया, आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। यहाँ मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ दिल्ली सल्तनत, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो हमने जो बात की दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत, तो हिंदुस्तान में जो दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ, तो दिल्ली सल्तनत हमें 5 डायनेस्टी में देखने को मिलता है, जिसमें स्लेव डायनेस्टी आपका, खलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है। तो ये देखिए एक सल्तनत के अंदर, एक एम्पायर के अंदर 5 डायनेस्टियाँ चली एक पीरियड में, ठीक है। और लास्ट में जाकर जो है उसका अंत होता है, फिर यहाँ पर मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। तो उसी तरह से याद रखिएगा ये जो विजयनगर एम्पायर था, ये सिर्फ किसी एक डायनेस्टी या 2 डायनेस्टी, इसमें हमें 4 डायनेस्टी देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। तो मैं क्या बोला हूँ आपको कि यहाँ हमें कितने डायनेस्टीज देखने को मिलते हैं, 4 रॉयल लिनेजेस लिख लो आप, या फिर आप डायनेस्टी लिख लो, बात सेम है, डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टी। चलिए तो कौन सी डायनेस्टी देखने को मिलता है, पहला डायनेस्टी 1 नंबर आपका संगमा डायनेस्टी, उसके बाद आता है आपका सलुवा डायनेस्टी, फिर तीसरा आता है तुलुवा डायनेस्टी एंड लास्ट अराविडू डायनेस्टी। इसके बाद ये अपने एंड की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ हम देखें तो इसी के बीच से, तुलुवा डायनेस्टी के बीच से ही इसका जो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इन चारों को देखो मैं किस तरीके से शॉर्ट में क्रक्स करके लाया हूँ, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को जान सको। आपके बुक में तो दिया ही होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर हाईलाइट करके लाया हूँ, ठीक है। चलिए उसे समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे संगमा डायनेस्टी को। तो संगमा डायनेस्टी को आपके बारे में ये याद रखना है एग्जाम के लिए कि सबसे पहला डायनेस्टी था विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। इसी के रूलर्स थे हरिहरा वन एंड बुक्का वन, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था तुंगभद्रा रिवर के किनारे विजयनगर एम्पायर को। तो ये कब से कब तक था, 1336 से 1485 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द फाउंडिंग डायनेस्टी लेड बाय हरिहरा वन एंड बुक्का वन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरे में हम लोग बात करें, उसके बाद सलुवा डायनेस्टी आता है, जो कि 1485 से 1505 तक रूल करता है। इसमें याद रखना है कि ये किसके द्वारा लीड किया गया था, इस दौर का इंपॉर्टेंट रूलर्स, तो वो था सलुवा नारसिम्हा। ये आपको रूलर के बारे में याद रखना है। आपसे पूछ सकता है मोस्ट फेमस, ठीक है, या मोस्ट फेमस रूलर ऑफ सलुवा डायनेस्टी। तो आप सलुवा देख के आपको बारे में ये याद रखना कि विजयनगर एम्पायर का एक डायनेस्टी है, और कौन था, तो सलुवा नारसिम्हा थे। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर जो डायनेस्टी आया तलुवा डायनेस्टी, वो 1491 से 1570 तक था, जिसमें हमें गोल्डन एरा देखने को मिलता है। क्यों गोल्डन एरा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो रूलर थे वो थे कृष्णा देवराया, और इन्हें विजयनगर एम्पायर का सबसे मोस्ट फेमस रूलर माना जाता है। विजयनगर एम्पायर हो या फिर तुलुवा डायनेस्टी हो, उनका मोस्ट फेमस रूलर कृष्णा देवराया को माना जाता है। इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, अभी मैं बताऊंगा आगे,
ठीक है। इनके बारे में याद रखना है कि ये तो रूलर होने के साथ साथ जो है एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने जो है एक देखो तो एक नॉवेल भी लिखी था, अमुक्ता मलियादा के नाम से इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें और साथ ही इनके दौर में कल्चरली और सोशली और इकोनॉमिकली जो है विजयनगर एम्पायर को काफ़ी बूस्ट मिला। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर जो डायनेस्टी अराविदु डायनेस्टी, वो हमें पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से रूल होते हुए दिखता है 1570 से 1646 के आसपास। यहाँ आप देखो तो 1565 में ही एक बैटल होती है जिसे हमने मॉडल सेट में डिस्कस भी किया था। अगर आप मॉडल सेट नहीं अवेयर नहीं हो, आप नए हो, तो आप हमारे चैनल में जाओ, वहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आप देखो कि हमने 2 मॉडल सेट भी डिस्कस कर रखे हैं हिस्ट्री के। साथ ही साथ मैंने आप देखो तो विजयनगर एम्पायर पर भी 25 क्वेश्चन डाल दिए हैं ताकि आपका अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए। टोटल 100 MCQ है, अगर आप बोलोगे तो और करवाया जाएगा आपको लिए आगे। चलिए, तो 1565 में हमने पढ़ा था कि क्या होता, बैटल ऑफ टलीकोटा हुआ था, और इस बैटल ऑफ टलीकोटा में जो है डेक्कन सल्तनत ने हरा दिया था किसे, विजयनगर एम्पायर को। इसके बाद से ही बहुत सारे कमजोर रूलर आने लगे जो दूसरे के सब ऑर्डिनेट थे। ठीक है, तो आस्ते आस्ते इस एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। ठीक है, वो डिक्लाइन कौन मार्क करता है, तो 1565 का जो वॉर था बैटल ऑफ टलीकोटा जिसे कहा जाता है, वही। चलिए, आपको कमेंट में बताना है कि बैटल ऑफ टलीकोटा का एक और नाम भी है। अगर आपको वो नाम पता है तो आप जरूर से कमेंट कीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कृष्णदेव राय वन को। ठीक है, तो कृष्णदेव राय वन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैं इनका जो है एक तस्वीर भी लेकर आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इनका एक जो है पेंटिंग भी मैं लेकर आया हूँ। तो मैंने बताया था कृष्णदेव राय मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस रूलर है, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से MCQ भी पूछता है, जैसे कि हमने मॉडल सेट 1 और 2 में भी देखा था। तो याद रखना, इनके टाइम में मैंने बताया इनका एक गोल्डन एज था। क्यों गोल्डन एज था, क्योंकि इनके टाइम में आप देखो तो कल्चरली बात करो या फिर जो है जो एक लिटरली भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला विजयनगर एम्पायर को। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका एज कब से कब तक, 1509 से 1529 तक, जिसे गोल्डन एज ऑफ विजयनगर एम्पायर भी हम लोग कहते हैं। 1 मिनट में यहाँ थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दूँ। चलिए, तो इनको किस नाम से जाना है, इनको कहा जाता है आंध्र भोज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कृष्णदेव राय इज ऑल्सो नॉन एज आंध्र भोज भी कहा जाता है। और ये ग्रेटेस्ट रूलर किसके, तुलुवा डायनेस्टी के। ही वॉज अ मास्टर जनरल, नेवर लूजिंग अ बैटल, कभी भी इन्होंने कोई भी जंग नहीं हारी। और इन्होंने, याद रखना, इन्होंने ही रायचूर द्वाब को कॉन्कर्ड किया था और उड़ीसा के गजापतीस भी एक रूलर हुआ करते थे, उनको डिफीट किया था। ठीक है, डिफीट करके इन्होंने क्या किया था, रायचूर द्वाब जो है सदर्न इंडिया का एक द्वाब मतलब जहाँ पर 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है, जो काफ़ी फर्टाइल माना जाता है, उसे इन्होंने कॉन्कर किया था, अपने कब्जे में लिया था। चलिए, और याद रखेंगे कि इन्होंने इनके पोर्तुगीज़ के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। देखिए यहाँ लिखा, मेंटेन फ्रेंडली टाइज विद द पोर्तुगीज़, किस लिए, ताकि उनसे इंपोर्ट करने के लिए उनसे लिया जा सके, काफ़ी हाई क्वालिटी के जो घोड़े थे, हॉर्सेस, वो लिया जा सके उसे। तो ये था कृष्णदेव राय वन के बारे में। तो अच्छे से इन्हें नोट डाउन कर लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक देखिए, एक कलरफुल नोट्स की तरह, एक हैंड रिटन नोट्स की तरह ही मैं ये लिख कर भी लाया हूँ आपके लिए। साथ में इनका देखिए एक तस्वीर भी, ताकि आप इन्हें माइंड में बैठा सके कि कैसे। ठीक है, इनका एक पेंटिंग है, कृष्णदेव राय, काफ़ी मोस्ट फेमस रूलर एंड मोस्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी। चलिए, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कृष्णदेव राय के बारे में देखने वाले, वो है लिटरेचर, उनके लिटरेचर के बारे में, जैसे कि मैंने बताया एक नॉवेल उन्होंने लिखा था, उसे देख लेते हैं। और अष्टदिग्गजास, जिसे हम लोग याद रखिएगा इंग्लिश में कहते हैं 8 जायंट्स, इसे लिख लीजिएगा, ये सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है अष्टदिग्गजास। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और साथ ही इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में घेर दे रहा हूँ, 8 जायंट्स। ठीक है, इसे नोट डाउन कर, मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर, जैसे मैं आपको बता रहा था अमुक्ता मलियादा के बारे में। ठीक है, इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सबसे पहला शॉर्ट जो है मैंने कृष्णदेव राय के बारे में बनाया है। ठीक है, तो अमुक्ता मलियादा के नाम से इन्होंने जो है अपना तेलुगु में एक नॉवेल लिखा। ठीक है, अमुक्ता मलियादा, जो किसको डिस्कस करता है यह भी याद रखिएगा, इसका सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटी। सब नोट डाउन करना है क्योंकि आपसे MCQ पूछता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो किस पर था, पॉलिटी पर था। किस लैंग्वेज में था, तो तेलुगु लैंग्वेज में था। किसने लिखा, कृष्णदेव राय ने लिखा। ठीक है, क्या था, नॉवेल था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अष्टदिग्गजास, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनका जो कोड था किसी भी रूलर का, जैसे आप अकबर के 9 रत्न के बारे में पढ़ते हैं, 9 जेम्स, इंग्लिश में उनका क्या होता है, 9 जेम्स। उसी तरह से इनके कोड में 8 ऐसे अलग अलग जो है आप देखो तो शख्सियत थे, अलग अलग पर्सनालिटी थे, जिन्हें एक साथ 8 जायंट्स कहा जाता था। और तेलुगु में क्या, अष्टदिग्गजास। देखिए, द 8 ग्रेट पोइट्स इन हिज
पोट। उनमें से एक का नाम दिया देखो, द मोस्ट फेमस विटी पोएट एंड एडवाइजर टू, और इनका काफ़ी करीब एडवाइजर जो था वो तेनालीरामा, ये बेसिकली एक पर्सन का नाम है जो उनके कोर्ट में ही एक पोएट है, उनका नाम है, तो इसे भी नोट कर लेना है, तेनालीरामा। ठीक है, अब देखिए इनके दौर में लिटरेचर किस किस लैंग्वेज में लिखा गया, तेलुगु में भी, संस्कृत में भी, कन्नड़ में भी एंड तमिल में भी, ये चारों लैंग्वेजेस में लिखा गया। तो ये था इनका कंट्रीब्यूशन। क्यों कहा जाता है इन्हें ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो गवर्नेंस सिस्टम था विजयनगर एम्पायर का वो कैसा था, कैसे वहाँ पर चीज़ें, पॉलिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें चलती थी। पूरा तो नहीं देखेंगे लेकिन शॉर्ट में जरूर देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक सिस्टम, इंपीरियल गवर्नेंस सिस्टम को हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एक सिस्टम चलता था जिसे नयनकारा सिस्टम कहा जाता था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, पहले ध्यान से समझो। यहाँ पर विजयनगर एम्पायर में क्या होता था कि बहुत सारे मिलिट्री चीफ्स होती थे। मिलिट्री चीफ्स मतलब उनको अलग अलग प्रोविंसेस विजयनगर एम्पायर के दे दिया जाता था रूल करने के लिए। अब उनको जो है आप देखो तो लैंड ग्रांट भी दिया जाता था। जो मेन किंग होता था, जो मेन इंपीरियल रूलर जो होता था, उसके द्वारा जो लैंड ग्रांट दिए जाते थे। ठीक है, तो उस लैंड ग्रांट को हम लोग क्या कहते थे, उन्हें हम लोग आमारम कहते थे। ठीक है, आमारम। और जो मिलिट्री चीफ्स होते थे उन्हें हम लोग नायक या फिर अमर नायक कहा जाता था। तो वही यहाँ पर चीज़ लिखा हुआ था, जो मिलिट्री चीफ्स थे, जो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे, उनको क्या कहा जाता था, नायक या फिर अमर नायक कहा जाता था। और उनको बदले में क्या लैंड ग्रांट किए जाते थे, जिसे हम लोग आमारम कहते थे। को मैंने हाईलाइट कर दिया है और ये चीज़ हमने मॉडल सेट में भी पढ़ा है। उसके बाद एक सिस्टम है आयगर सिस्टम। ध्यान से समझिएगा आयगर सिस्टम क्या था। यहाँ पर आप देखिएगा जो विजयनगर एम्पायर है उसमें अगर हम लोग विलेज गवर्नेंस की कभी बात की तो विलेज गवर्नेंस में जो है आप देखो तो 12 ऑफिशियल्स के द्वारा जो वो मैनेज किए जाते थे, जिनको क्या था, हेरिडिटरी राइट्स था। मतलब वो उनके बाद उनके जो आने वाले जनरेशन है उनको वो राइट मिलता। इसी सिस्टम को हम लोग आयगर सिस्टम कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद रया किसको, रया जो मेन इंपीरियल रूलर होता था, उसे जो किंग हुआ करता था उसे ही हम लोग रया कहते हैं। द किंग वॉज द एब्सोल्यूट हेड असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखता था। तो इस तरीके से जो एक मोटा मोटी हमने जो है समझा गवर्नेंस सिस्टम के बारे में विजयनगर एम्पायर के। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर थे उनमें गोल्ड कोइंस चला करता था। ठीक है, गोल्ड कोइंस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए मैं तस्वीर भी लेकर आया हूँ एक गोल्ड कोइंस का, आप देख सकते हैं ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है। ठीक है, और ये कॉइन है। ठीक है, और कुछ नहीं है, कॉइन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वराहा। इसे नोट डाउन करना है। ठीक है, और याद रखिएगा कि मेन सेंटर जहाँ पर ये सारे ट्रेड होते थे, इसके अलावा सिर्फ गोल्ड नहीं, आप देखो तो डायमंड की भी ट्रेड होती थी, पर्ल्स यानी जो मोतियाँ हैं उनकी भी, सिल्क से भी, रेशम की भी। फॉरेन ट्रैवलर्स ने जो है देखो इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया कि फॉरेन ट्रैवलर्स ने इसी चीज़ को देख करके, यहाँ पर गोल्ड है, डायमंड। आपको पता है विजयनगर एम्पायर में डायमंड जो है वो सड़कों पर बेचाया करता था। जैसे आज के दौर में सड़कों पर कैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह बेचे जाते हैं, वैसे ही उस दौर में विजयनगर एम्पायर पे स्ट्रीट्स पर, रोड्स पर डायमंड बेचाया करते थे वेजिटेबल्स की तरह। इतना ज़्यादा रिच सिटी था, इसी सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता था। और ये सब का मेन सेंटर कहाँ था, तो देखो यहाँ पर लिखा हम्पी वाज अ ग्लोबल सेंटर, इसलिए ग्लोबली भी हम्पी काफ़ी फेमस था। तो ये आपको याद रखना है। और इसे जो फॉरेन ट्रैवलर्स है उसे बेटर देन रोम कहा है। मैंने आपको बताया था एक डोमिंगो प्याज जो एक फॉरेन ट्रैवलर थे, डोमिंगो पैज, आपको पता होगा आई थिंक। इन्होंने जो है रोम के मार्केट को कंपेयर किया है किसके, विजयनगर एम्पायर के मार्केट से। तो इतना ज़्यादा फेमस था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़े हम्पी के बारे में पढ़ लेते हैं। हम्पी में जो एक टेम्पल है विताला टेम्पल, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं स्टोन वंडर्स ऑफ हम्पी के बारे में। तो आप देखो कि जो यहाँ पर स्टोन चैरियट्स मास्टरपीस ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। स्टोन चैरियट क्या होता है, जरा इस तस्वीर में गौर से देखिए। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो मैं इस तस्वीर में थोड़ा ले जा रहा हूँ आपको, स्टोन चैरियट आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यही है स्टोन चैरियट। ठीक है, इस तरह के आपको टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था हम्पी के टेम्पल्स का। ठीक है, तो चलिए इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पर। और ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा हमें द्रविडियन आर्किटेक्चर में बेसिकली ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। चलिए, तो आपको ये चीज़ समझ आया। ठीक है, इसके अलावा म्यूजिकल पिलर्स भी है, डेटामिट नोट्स व्हेन टैप्ड। जब उनको टैप किया जाता है तो उनसे म्यूजिकल नोट्स की तरह जो है एक म्यूजिकल, देखिए ये जो पिलर है इन्हीं में म्यूजिकल पिलर्स भी हैं। विजयनगर स्टाइल नॉन फॉर इज ह्यूज राया गोपुरम्स एंड ऑर्नेट कल्याणा मंडपास बोला जाता है। वो जो टेम्पल के अंदर, जैसे ये टेम्पल है ना, जैसे मैं थोड़ा टेम्पल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ,
ये एक टेम्पल है मान लीजिए, और यहाँ से ऐसे सीढ़ी जा रही है, ठीक है। यहाँ से लोग चढ़ के ऊपर आते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर बेल्स वगैरह होते हैं, और यहाँ अंडर में मंडपास जो होते हैं उसे मंडपास बोला गया, और रया गोपुरम्स भी है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये बेसिकली टेम्पल का फीचर्स है, आपको उतना नहीं जानना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो विताला टेम्पल है उसको पढ़ लेना है। कहाँ पे पाया गया है? हम्पी में देखने को मिलता है, और इसका जो म्यूजिकल पिलर है और जो स्टोन चैरियट है इसे याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सेकुलर रिलीजियस और सेकुलर लैंडमार्क्स को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो ये देखो, ये है लोटस महल, याद रखना, ये लोटस महल है विजयनगर एम्पायर का लोटस महल। आज के करंट दौर में ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती है? ये सब चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है? कौन से स्टेट में? आप कमेंट करके जरूर बताना। विजयनगर एम्पायर जो हमें तुंगभद्रा रिवर के किनारे आज करंट कौन से स्टेट में उसका हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आपको ये कमेंट करके बताना है। खैर, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि एंडो साइरेनिक फ्यूजन क्या था, बेसिकली आपको एक आर्ट का मिक्सचर था, किसका? हिंदू और इस्लामिक स्टाइल। तो देखिए यहाँ पर सेकुलर माइंडसेट को दिखा रहा है। ये जो लोटस महल है और ये जो एलिफेंट स्टेबल्स यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं, ये क्या शो करते हैं कि ये सिर्फ उस वक्त ये सिर्फ हिंदू स्टाइल को नहीं लेकर बनाया गया, बल्कि इस्लामिक स्टाइल भी मिक्स किया गया है, ठीक है। विरूपाक्षा टेम्पल याद रखना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है एक्टिव टेम्पल आज तक प्रेजेंट है ये क्या उस कैपिटल में हम्पी में, ठीक है। किसको डेडिकेट किया गया? वहाँ के डीटी को, गार्जियन डीटी ऑफ द एम्पायर, ठीक है। चलिए आपको बताना मेन डीटी कौन था उस वक्त विजयनगर एम्पायर का। डीटी आई होप कि आपको समझते हो, जिनकी वर्शिप की जाती थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए इस स्लाइड पे मैं थोड़ा टाइमलाइन लेके आया हूँ आपके लिए। देखो किस प्रकार से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ये नोट्स, ये माइंड मैप बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरूर से सपोर्ट कीजिए और आप कमेंट में अपने थॉट्स भी शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1529 में डेट ऑफ क्रिस्ट, सॉरी यहाँ पर मैं इसे थोड़ा टिक कर देता हूँ। चलिए 1529 में क्या होता है कि कृष्णा देव राया की डेथ हो जाती है, कि पावर स्ट्रगल्स की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर शुरू होता है क्या चीज़? पावर को स्ट्रगल। क्यों? अब देखिए कृष्णा देव राया बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, इनके दौर में एम्पायर काफ़ी मजबूत था। अब जब वही डिक्लाइन कर जाएंगे, उन्हीं की डेथ हो जाएगी, तब अब स्ट्रगल शुरू होगा कि पावर किसके हाथ में जाना चाहिए। तो यहाँ पे 1529 से हमें देखने को ये चीज़ शुरू हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है 1565 में जाकर यहाँ पर क्या होता है? द फैटफुल बैटल ऑफ, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर क्या जो मैंने बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ तलीकोटा होता है, जिसमें कौन से सल्तनत? डेक्कनी सल्तनट्स, और वो किसको डिफीट करते हैं? विजयनगर को डिफीट करते हैं। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1570 में क्या होता है? राइज ऑफ अराविदु डायनेस्टी, जो कि लास्ट नोन डायनेस्टी मानी जाती है विजयनगर एम्पायर की, जो कहाँ से रूल करती है? पेनुकोंडा एक रीजन है, वहाँ से रूल करती है। अब देखो लास्ट में क्या होता है कि तो यहाँ तक ये तो फाइनली मार्क करता है कि इस एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। कब जाकर फाइनली एंड होता है? 1336 से ये एम्पायर था, और कब तक था? 1565 तक इसका एकदम लास्ट फेज आकर रुकता है। और 1646 में आपको देखने को मिलता है फाइनली क्या होता है? फाइनल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर इनटू स्मॉल टेरिटरीज, कि इस एम्पायर का फाइनल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, बहुत सारी टेरिटरीज में टूट जाता है। तो ये आपको कौन सा मार्क कर लेना है? ये जो डेट है 1646, इसको ख्याल से मार्क कर लेना। देखिए इसको मार्क कर लेना आपको 1646 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ पर जाकर इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। एक ये डेट और एक आपको ये डेट याद रखना है 1565, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे स्लाइड्स पे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद फाइनली देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। आप जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी पर बेस्ड ये आपको देखो मैंने होमवर्क के तौर पर लाया हूँ, ताकि आप एक कोई क्विज की तरह इसे लें और जल्दी से मुझे आंसर बताएं कमेंट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था फाउंडर्स ऑफ विजयनगर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक, बहुत इजी सा क्वेश्चन, जो कि मैंने पहले स्लाइड पे आपको पढ़ाया। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पूछ रहा है विच किंग इज नॉन एज आंध्रा भोज, ये भी बताया मैंने। व्हाट वाज द गोल्ड कॉइन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का गोल्ड कॉइन किस नाम से जाना जाता था, वही पता। द बैटल ऑफ टलीकोटा अकॉर्डिंग किस ईयर में, द स्टोन कैबिनेट इन विच स्टोन चैरियट। अब मैंने आपको देखो मैंने बताया कि किस जो वो टेम्पल है उसके बारे में क्या याद रखना है, स्टोन चैरियट और एक म्यूजिकल पिलर्स। देखिए तो मैंने जो पढ़ाया है उसी में से बेस मैंने कुछ 5 MCQs भी दिए, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। साथ ही आपको बताना है ये जो है जो मैंने आज ये सेशन आपके लिए लाया, जिसमें मैंने विजयनगर एम्पायर को कवर किया। आई होप कि आप जो इस चैप्टर से डरते थे, आपको ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं हिस्ट्री पर और कुछ सेशंस लाऊं, आपको लेक्चर दूँ, आपको पढ़ाऊँ, तो मॉडल सेट तो करा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको पढ़ाऊँ भी, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगला कौन सा सब्जेक्ट किस यूनिट पे लाऊं वो भी ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, वो भी बताएं। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जो है याद रखना है
कि जो ये हमारा जो चैनल है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट के माध्यम से मैं आपको ज़रूर सुनूंगा। और हमारा जो चैनल कॉन्सेप्ट है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। चलिए मिलजुल कर पढ़ेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।